वो साल था 1853। एक अंग्रेज अफसर भारत के किसी छोटे से गांव से गुजर रहा था। उसने देखा कि खेतों में सैकड़ों लोग झुके हुए काम कर रहे हैं। धूप इतनी तेज कि पत्थर भी पिघल जाए और इन लोगों के हाथ में मजदूरी इतनी कम कि एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिले। उस अफसर ने अपनी डायरी में लिखा, ये लोग काम करते हैं और हम कमाते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उस एक लाइन में पूरी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव छुपी थी। वो नींव जो सोने और चांदी से नहीं बल्कि करोड़ों इंसानों के पसीने और खून से बनी थी। आज हम उस कहानी को खोलेंगे जो एंशिएंट किताबें खुद ब खुद खुलती हुई उनके पन्ने जलने लगते हैं और वर्ड्स हवा में डिसॉल्व हो जाते हैं जैसे कोई उस साम्राज्य की जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर साम्राज्य बना, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके पास तोपें थीं या जहाज थे, बल्कि इसलिए कि उसने दुनिया के हर कोने से सस्ते मजदूर ढूंढे, उन्हें निचोड़ा और उस कमाई से लंदन की इमारतें खड़ी की। ये कहानी है गुलामी की, बंधुआ मजदूरी की और उस व्यवस्था की जिसे अंग्रेजों ने सभ्यता फैलाना कहा, लेकिन असल में वो शोषण का सबसे संगठित तंत्र था जो इंसानी इतिहास ने कभी देखा था। 18वीं सदी के अंत में जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई तो मैनचेस्टर और बर्मिंघम की मिलों में मशीनें गरजने लगी, कपड़ा बनने लगा, लोहा ढलने लगा और जहाज बनने लगे। लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए था और वो कच्चा माल आता था दुनिया के उन हिस्सों से जहां ब्रिटिश झंडा लहराता था। भारत से कपास, अफ्रीका से हीरे, वेस्ट इंडीज से गन्ना और इन सब के साथ आती थी एक और चीज जो इन सब से ज्यादा कीमती थी। वो थी सस्ती मानव शक्ति। ऐसे इंसान जो काम करें, जिन्हें कम दो या कुछ मत दो और अगर वो मना करें तो उनके पास कोई चारा ना हो। भारत इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में कदम रखा था तो वो एक व्यापारिक संस्था थी, लेकिन धीरे धीरे उसने राजनीतिक ताकत हासिल की, फिर सैन्य ताकत और फिर वो दिन आया जब उसने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। और इस जकड़ का सबसे क्रूर हिस्सा था भारतीय किसानों और कारीगरों के साथ जो हुआ। मुगल काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। उस वक्त भारत का कपड़ा, उसकी मलमल, उसका रेशम पूरी दुनिया में बिकता था। ढाका की मलमल इतनी महीन होती थी कि कहते हैं पूरी साड़ी एक अंगूठी से निकल जाती थी। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को तोड़ना शुरू किया। उन्होंने भारतीय कपड़े पर भारी टैक्स लगाए ताकि वो इंग्लैंड में न बिक सके और इंग्लैंड में बने कपड़े को भारत में बेचने के लिए खुली छूट दे दी। नतीजा ये हुआ कि ढाका के बुनकर बर्बाद हो गए, मुर्शिदाबाद के कारीगर सड़क पर आ गए और जो लोग कभी दुनिया को कपड़ा बेचते थे वो अब ब्रिटिश मिलों में बने सस्ते कपड़े खरीदने पर मजबूर हो गए। ये महज एक व्यापारिक बदलाव नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता का आर्थिक कत्ल था। और इस कत्ल के बाद जो लोग बचे उन्हें एक नई भूमिका दी गई। वो भूमिका थी सस्ते मजदूर की। जो किसान कभी अपनी जमीन पर खेती करता था वो अब अंग्रेजी नील की खेती करने पर मजबूर हो गया। जो कारीगर अपनी कला से रोजी कमाता था वो अब ब्रिटिश फैक्ट्री में दिन रात काम करने को मजबूर हो गया। और ये सब इतनी चालाकी से किया गया कि बाहर से देखने पर यह शोषण नहीं बल्कि विकास लगता था। नील की खेती का किस्सा तो अपने आप में एक पूरा काला अध्याय है। 19वीं सदी में बंगाल के किसानों को अंग्रेज नील के बागान मालिकों ने मजबूर किया कि वो अपनी जमीन पर नील उगाएं। ये नील इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग के लिए रंग का काम करता था, लेकिन किसानों को यह सौदा घाटे का था। नील की खेती जमीन को बर्बाद करती थी और उसके बाद उस जमीन पर अनाज नहीं उगता था। किसान भूखे रहते थे और नील उगाते रहते थे। अगर कोई मना करता तो उसे मार पीट कर, जेल में डालकर या उसकी जमीन छीन कर मजबूर किया जाता था। इन्हीं अत्याचारों ने 1859 में नील विद्रोह को जन्म दिया, लेकिन वो एक और कहानी है। अब बात करते हैं उस व्यवस्था की जिसे अंग्रेजों ने कूली सिस्टम कहा। जब 1833 में ब्रिटिश साम्राज्य ने आधिकारिक तौर पर गुलामी को खत्म किया तो पूरी दुनिया ने तालियां बजाईं। लेकिन उन तालियों के शोर में एक नई व्यवस्था का जन्म हो रहा था जो गुलामी से भी ज्यादा क्रूर और चालाक थी। इसका नाम था इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम, यानी बंधुआ मजदूरी का ठेका। इस व्यवस्था के तहत भारत, चीन और अफ्रीका के गरीब लोगों को एक कागज पर दस्तखत करवाए जाते थे जिसमें लिखा होता था कि वो 5 साल के लिए किसी दूर देश में काम करने जाएंगे। बदले में उन्हें रहने की जगह, खाना और थोड़ी मजदूरी मिलेगी। ये सुनने में ठीक लगता था, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। जिन लोगों से दस्तखत करवाए जाते थे उनमें से ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें ये नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं और वापस आ भी पाएंगे या नहीं।
ट्रिनिडैड, मॉरिशस, फिजी, गयाना, दक्षिण अफ्रीका, इन जगहों के नाम उन्होंने कभी सुने भी नहीं थे। जब वो पहुंचते थे तो पाते थे कि उनकी पूरी जिंदगी उस ठेके में बंध गई है। वो काम छोड़ नहीं सकते थे, भाग नहीं सकते थे, शिकायत नहीं कर सकते थे। अगर करते थे तो जेल, और जेल का मतलब था ठेके की अवधि और बढ़ जाना। 1838 से 1917 के बीच यानी सिर्फ 80 सालों में 50 लाख से ज्यादा भारतीय मजदूरों को इस व्यवस्था के तहत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया। 50 लाख इंसान। अगर आज दिल्ली की आधी आबादी को उठाकर किसी अनजान देश में भेज दिया जाए तो शायद उसकी तुलना इस संख्या से हो सकती है। और इनमें से बहुत से लोग कभी वापस नहीं आए। जो आए वो टूटे हुए आए। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के लिए यह व्यवस्था सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। कैरेबियन के गन्ने के खेतों में, मॉरिशस की चीनी की मिलों में, फिजी के बागानों में इन भारतीय मजदूरों ने वो काम किया जो गुलाम पहले करते थे। अंतर बस इतना था कि अब इसे गुलामी नहीं, ठेका मजदूरी कहा जाता था। और इस नाम के बदलाव ने अंग्रेजों की अंतरात्मा को बड़ा सुकून दिया। भारत में भी यही सिलसिला जारी रहा। असम के चाय बागान इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। 19वीं सदी में जब अंग्रेजों ने असम में चाय की खेती शुरू की तो उन्हें मजदूरों की जरूरत थी। स्थानीय लोग इस कड़ी मेहनत और कम तनख्वाह पर काम करने को तैयार नहीं थे। तो अंग्रेजों ने झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के आदिवासी इलाकों से गरीब लोगों को बहला फुसलाकर असम लाया। एक बार वो वहां पहुंच गए तो वापसी का रास्ता बंद। 1882 में वर्कमेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया, जिसके तहत अगर कोई मजदूर काम छोड़ने की कोशिश करे तो उसे जेल हो सकती थी। यानी कानूनी तौर पर एक इंसान को उसकी मर्जी के बिना काम करने पर मजबूर किया जा सकता था। इसे आप क्या कहेंगे अगर गुलामी नहीं तो? चाय बागानों में काम करने वाले इन मजदूरों की हालत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उनकी औसत उम्र 40 साल भी नहीं थी। मलेरिया, हैजा और पेचिश इन बागानों में आम थे। डॉक्टर नहीं थे, दवाइयां नहीं थी। अगर कोई बीमार पड़ गया तो या तो ठीक हो जाए या मर जाए, और मरने वाले की जगह दूसरा आदमी आ जाएगा। इस पूरी व्यवस्था में इंसान की कोई कीमत नहीं थी, सिर्फ उसकी मेहनत की कीमत थी। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, ये सब क्यों हो रहा था? क्या अंग्रेज सच में इतने क्रूर थे या इसके पीछे कुछ और था? जवाब है, ये व्यक्तिगत क्रूरता की कहानी नहीं थी, ये एक व्यवस्था की कहानी थी। एक ऐसी व्यवस्था जिसे मुनाफे के लिए बनाया गया था। जब आप किसी व्यवस्था में मुनाफे को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और इंसानी जीवन को सबसे सस्ती चीज बना देते हैं तो यही नतीजा निकलता है। और ब्रिटिश साम्राज्य ने यह व्यवस्था इतनी कुशलता से बनाई थी कि वो 200 साल तक चली। इस व्यवस्था को चलाने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं थी, उसके लिए एक विचारधारा भी चाहिए थी। एक ऐसी सोच जो इस शोषण को जायज ठहरा सके। और वो विचारधारा थी नस्लवाद। अंग्रेजों ने एक कहानी गढ़ी कि वो सभ्य हैं और बाकी लोग असभ्य, कि वो दुनिया में सभ्यता का प्रकाश फैलाने आए हैं, कि भारतीय, अफ्रीकी और एशियाई लोग पिछड़े हैं और उन्हें विकसित करने की जरूरत है। इस कहानी में खुद अंग्रेजों को भी यकीन था। वो सच में मानते थे कि वो जो कर रहे हैं वो इन लोगों के लिए अच्छा है। और यही सबसे खतरनाक बात थी। जब आप किसी को इंसान की बजाय पिछड़ा या जंगली समझते हैं तो उसके साथ किसी भी तरह का व्यवहार जायज लगने लगता है। असम के चाय बागान में काम करने वाले आदिवासी मजदूर को पीटना उस अंग्रेज मैनेजर की नजर में अनुशासन था। नील के बागान में किसान का घर जलाना कानून का पालन था। और जो मजदूर समुद्र पार किसी अनजान देश में मर जाता था वो साम्राज्य की प्रगति के लिए बलिदान था। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के बीच कुछ आवाजें उठीं। कुछ लोगों ने यह देखा कि जो हो रहा है वो गलत है। भारत में दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार ये साबित किया कि अंग्रेज भारत से हर साल करोड़ों रुपए की ड्रेन यानी निकासी कर रहे हैं। ये वो पैसा था जो भारतीय मजदूरों की मेहनत से कमाया जाता था और इंग्लैंड चला जाता था। नौरोजी ने इसे धन का निष्कासन कहा और ये पूरे शोषण की सबसे सटीक आर्थिक परिभाषा थी। आधुनिक इतिहासकार उत्साह पटनायक ने अपनी शोध में यह हिसाब लगाया कि 1765 से 1938 के बीच ब्रिटेन ने भारत से कुल मिलाकर लगभग $45 ट्रिलियन की संपत्ति निकाली। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसे समझना मुश्किल है, लेकिन इसे एक तरीके से समझिए। आज अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था का आकार लगभग $25 ट्रिलियन है। यानी भारत से जो लूटा गया वो आज की अमेरिकी अर्थव्यवस्था से भी बड़ा था। और ये सब संभव हुआ क्योंकि करोड़ों भारतीयों ने वो मजदूरी की जिसका उन्हें पूरा मेहनताना नहीं मिला। इस खंड को यहाँ रोकने से पहले एक आखिरी बात। हम अक्सर इतिहास को राजाओं और लड़ाइयों की कहानी के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन असली इतिहास उन करोड़ों लोगों का है जिनके नाम किसी किताब में नहीं है।
जो असम के चाय बागान में काम करते हुए मरे, जो ट्रिनिडाड के गन्ने के खेत में बूढ़े हो गए, जो बंगाल में नील उगाते उगाते भूखे मरे। उनकी कहानी किसी को याद नहीं, लेकिन आज जो दुनिया है उसकी नींव में उनका खून और पसीना है। दोस्तों, हमने कोशिश की है कि हम आपको इतिहास के एक नए पहलू से रूबरू कराएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।